Hello everyone, in this video we are going to discuss Mathematics Basic question paper of March 2025 CBSE board exam, and the question paper code is 430/1/1. This is basic question paper. इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है. यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ, दिस इज़ मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर, 3 hours, मैक्सिमम मार्क्स 80. राइट नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी और इंग्लिश में. देयर आर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर. कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, टोटल कितने सेक्शंस हैं और किस किस सेक्शन की किस तरह से डिवीजन हो रखी है. लेट्स स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B इज़ 1. 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B जिनका HCF कितना है, 1 है. HCF अगर 2 नंबर्स का 1 होता है, इसका मतलब वो कौन से नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर. इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज़ 1, इट मीन्स दे आर को प्राइम. दे आर को प्राइम. And what is the LCM of 2 co-prime numbers? The LCM of 2 co-prime numbers is product of the 2 numbers, that is A multiplied by B. For example, अगर आप 2 numbers ले लेते हो 4 और 3, इन दोनों का HCF कितना आएगा, their HCF is 1 and their LCM is product of 2 numbers 4 into 3, that is 12. अब आपको ये रिजल्ट याद भी रखना है कि जब भी हमारे पास 2 को प्राइम नंबर्स होंगे जिनका HCF 1 होता है तो उनका LCM क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. आप मैथ्स की जो आपकी काउंटिंग है उसमें आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लें, वो हमेशा ही को प्राइम होते हैं. 13, 14, 11, 12, 10, 11, ऑल दीज आर को प्राइम नंबर्स. अगर इनका HCF देखेंगे तो 1 आएगा और इन सबका LCM क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन. The number 3 plus root 2 is rational number, integer, irrational number, a natural number. First option है D. Second है, अब इसमें आपके पास एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है. जब आप रैशनल और इर्रेशनल को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा. ये तो होल नंबर है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अगर आप उसको आप किसी होल नंबर में ऐड करोगे तो दोनों को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगा. तो आंसर शुड बी इर्रेशनल नंबर. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 2. इसका डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चंस आपको पता है, 10th का मेन टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट, कि हाउ डिस्क्रिमिनेंट इज द फैक्टर विच हेल्प्स अस टू फिगर आउट व्हाट टाइप ऑफ जीरोज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव. राइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0. अगर आप इसमें a देखेंगे तो a होता है x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b देखेंगे x का कोफिशिएंट -3 है और c कितना है, -2. d कौन सा फैक्टर होता है, d इज b² - 4ac. b यहाँ पे -3 है, -3 का स्क्वायर करें, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2. -3 is a positive 9, minus plus 4 2s are 8 plus 8 and answer is 17. अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, √17 लिख देंगे. उन्होंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा हुआ था. जब आप डिस्क्रिमिनेंट को फॉर्मूला में पुट करते हो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, तो ये जो रूट के अंदर वाला फैक्टर है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट है. इसको आप रूट के साथ नहीं लिखते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ओनली b² - 4ac. याद रखना है, आंसर इज बी ऑप्शन 17. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन x + 1/x इज इक्वल टू 3 इज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c. देन द वैल्यू ऑफ a - b + c इज व्हाट. आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है x + 1/x इज इक्वल टू 3. पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करें और इसको इस फॉर्म में चेंज करें. अगर आप यहाँ पे LCM लेते हैं तो x आपका LCM आ जाएगा और ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 1 इज इक्वल टू 3. अब आप इस x को ट्रांसपोज कर दें, यू विल गेट x² + 1 इज इक्वल टू 3x. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यू कैन राइट इट एज x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0. अब
आप इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालें. व्हाट इज ए? ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1. व्हाट इज बी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज -3. एंड व्हाट इज सी? सी इज कांस्टेंट टर्म, दैट इज 1. आपके पास ए बी सी तीनों आ गए. अब आप इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें. आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए माइनस बी प्लस सी. ए 1 है, यहाँ पे माइनस का साइन है, और बी की वैल्यू भी -3 है, तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना है. 1 + 3 + 1. आंसर विल बी 3 + 1 + 4 5. आंसर इज 5. होप इट इज क्लियर. फॉर अ पॉइंट 3, -5 द वैल्यू ऑफ एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट. अब आपको एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट तो तभी करोगे ना जब आपको पता होगा कि एब्सिसा होता क्या है और ऑर्डिनेट होता क्या है. व्हाट इज कॉल्ड एब्सिसा? Abscissa is called x coordinate. And what is called ordinate? It is called y coordinate. होप आपको याद रहेगा. एब्सिसा को x कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है और इसको ये भी बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. और y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट को बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. होप इट इज क्लियर. अब आपने करना था एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट. ये हमारे पास एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है. पहले आप एब्सिसा लिखें, माइनस ऑर्डिनेट -5 है तो -5 हो जाएगा यहाँ पे. तो ये कितना आंसर देगा हमें? यू विल गेट 3 + 5 = 8. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 + 5 = 8. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो वॉट. आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी. इसकी कितनी भी लेंथ होगी, आपने इसका मिड पॉइंट निकाल दिया. मान लो ए बी की लेंथ 10 है, तो अगर सी इसका मिड पॉइंट है तो ए सी भी 5 हो जाएगा और सी बी भी 5 हो जाएगा. अगर आप रेशो निकालोगे तो रेशो कितनी आएगी? 1:1. अगर आपके पास 20 लेंथ है तो दोनों 10-10 हो जाएंगे. रेशो फिर भी 1:1 ही आएगी. कोई भी लेंथ है आपके पास, कोई भी लेंथ, नॉट स्पेसिफिक, तो मिड पॉइंट निकालोगे तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स की लेंथ बराबर आएगी. जब उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रेशो कितनी आ जाएगी? 1:1. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन व्हाट रेशो? 1:1. The next one is which one of the following is not the criteria for similarity of triangle. इसमें से कौन सा similarity of triangles का criteria नहीं है? AAA होता है. AAA can also be used as AA. SSS ये भी होता है. इसका क्या मतलब होता है similarity में? The ratio of all 3 sides must be equal. SAS, this is also true. SAS means the ratio of 2 sides and included angle between them. If it is possible, then these triangles are similar. But we don't have any such criteria. RHS 6th का आंसर सी था. RHS हमारे पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है. Let's move on the next one. 8th question. From the figure given below, which of the following is true about the measure of angle P? Question है, आपको बताना है फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ एंगल पी. इसमें से एंगल पी की कितने डिग्री का एंगल है? 60 का है, 80 का है, 40 का है, जहाँ फिर हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते. तो चलिए कर लेते हैं. पहले तो आप इस क्वेश्चन को देखें. क्या आप इन दोनों ट्राइंगल्स को किसी भी रूल के साथ सिमिलर प्रूफ कर पा रहे हैं? एंगल वाला रूल तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस ट्राइंगल में हमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है. बट यहाँ पे तीनों साइड्स की रेशो गिवन है. आपको फिगर आउट करना है किसकी रेशो को कौन सी रेशो के साथ लिया जाए ताकि हमारे पास एक स्केल फैक्टर बन जाए. स्केल फैक्टर ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें सिमिलैरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सारी साइड्स की रेशो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए. आपको पता है जब दो ट्राइंगल्स की रेशो जितनी उसकी रेशो होती है ना, साइड्स की रेशो जो उसका स्केल फैक्टर होता है, वही उनके मीडियंस की रेशो होती है, वही उनके ऑल्टीट्यूड्स की रेशो होती है. बट अगर एरिया, पेरीमीटर की रेशो भी सेम ही होती है, बट जब हम एरिया की रेशो निकालते हैं तो वो साइड्स की रेशो का स्क्वायर हो जाती है. तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि साइड्स की रेशो सबकी सेम बनेगी कैसे, किस साइड को किसके साथ डिवाइड किया जाए. अगर आप 3√3 को 6√3 के साथ डिवाइड करते हो, 3√3 डिवाइडेड बाय 6√3, आंसर कितना आएगा? 1/2. अब अगर आप
3 पॉइंट, मैं पहले इसके साइड्स को रख रही हूँ, बाद में नीचे इसके। इसी तरह से आपको भी रखना होता है। आपने किसी एक ट्राइंगल को डिसाइड कर लेना है कि आपने न्यूमरेटर में कौन सी ट्राइंगल की साइड्स रखनी है। 7.6 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर फिर से 1/2 ही आएगा। सिमिलरली यू आर हैविंग 6 डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज अगेन 1/2। In all these three cases, the ratios of their corresponding sides is equal. So when the ratio of corresponding sides is equal, then two triangles are similar by SSS criteria. तो आप कैसे लिखोगे अब ट्राइंगल के नेम, वो सबसे बड़ी बात है। आप मान लो पहले आप यहाँ पे लिखते हो ACB, चाहे ABC लिख लो। फर्स्ट ट्राइंगल का नेम तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, राइट। अब आपके पास AB के साथ जो रेशो आपके साथ बन रही है, AB के साथ आपकी कौन सी रेशो बन रही है? 3.8 है ना AB की लेंथ, RQ की लेंथ है 7.6, तो RQ की रेशो बन रही है। इसका मतलब ट्राइंगल के नेम की दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। AB के साथ RQ की रेशो बननी चाहिए, फर्स्ट 2 पे RQ आना चाहिए या QR आना चाहिए। तो RQP हो सकता है नेम, या फिर QRP हो सकता है नेम, QRP। अब आप बताएं इसमें से कौन सा नेम करेक्ट होगा। पहले आप सोचें, हमारे पास सारी साइड्स की रेशो इसके अकॉर्डिंग सेम बननी चाहिए। मैंने तो 2 की बनाई है अभी, है ना, AB अपॉन RQ या QR, वन एज अ सेम थिंग। अब BC अपॉन कितना है? BC है आपका 6, और BC के साथ रेशो किसके लिए? PQ की। BC और लास्ट भी यहाँ पे PQ होना चाहिए। इसमें तो PQ बन रहा है बट इसमें PQ नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये वाला नेम गलत है। विच वन इज द करेक्ट वन? Triangle ABC is similar. Now we can put the sign of similarity here. Triangle ABC is similar to RQP. अब ध्यान से देखें, AB अपॉन RQ, AB 3.8, RQ 7.6, BC अपॉन QP, BC 6 and QP is 12. Last is A and C, R and P. AC is 3√3 and RP is 6√3. तो दिस इज द करेक्ट नेम। अब सिमिलर प्रूफ करना क्यों ज़रूरी था ट्राइंगल्स को? हमें सिमिलर प्रूफ करने से क्या फ़ायदा होगा ट्राइंगल्स को? सिमिलर प्रूफ करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी साइड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बना रही है और कौन से एंगल के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहा है। ए का कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है एंगल R के साथ, B का कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है एंगल Q के साथ, और C का कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है एंगल P के साथ। मतलब जो एंगल A है और जो एंगल R है वो दोनों बराबर हैं। दिस एंगल इज शुड बी 80 डिग्री। B और Q बराबर हैं, B 60 है तो Q भी कितना होना चाहिए? 60। C और P बराबर हैं, तो क्या हम C एंगल यहाँ से निकालेंगे तो P एंगल यहाँ से आ जाएगा। अब C एंगल हमारे पास, अब चेक करें कितना है, दिस इज 80 + 60, तो आप 180 में से दोनों का सम माइनस करेंगे तो 180 में से 80 जाएगा तो 100 में से 60 जाएगा तो 40, राइट। अगर C 40 है तो P भी कितने डिग्री आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। C और P दोनों बराबर हैं। ये जो नेम होता है ना बेटा सिमिलैरिटी में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एंगल P इज़ 40 डिग्री। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर PA इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, OP इज़ 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AP इज़, OP की लेंथ हमें 10 दे रखी है, AP की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री और एक साइड दे रखी है। क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा के AP की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? नो, क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखा है। एंगल और साइड के बीच में रिलेशन कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री। तो वी हैव टू अप्लाई हेयर ट्रिग्नो ओनली, बिकॉज यहाँ पे ना तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर पा रहे हैं, उसको यूज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना हमें। हमने यूज़ करके थर्ड एंगल निकाल भी दिया, तो उससे AP की लेंथ कैसे निकालोगे? 2 साइड्स की लेंथ होती है तो थर्ड साइड की लेंथ निकाल सकते थे। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? ट्रिग्नो का। इन ट्राइंगल AOB। अब इन ट्राइंगल AOB में आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करोगे तो आपके पास AP की लेंथ आ जाएगी। पहले तो आप ये देखें कि आपके पास गिवन क्या है। आपके पास OP गिवन है जो 90 के सामने है, तो इसका मतलब आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, राइट। 30 डिग्री एंगल गिवन है तो इसके सामने वाला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट वाला होता है हमारे पास बेस।
हमें बेस फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। बेस और हाइपोटेन्यूज में दो रेशियोज रिलेशन बताती हैं, वन इज कॉस और कोसेक। तो आप यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख के कॉस 30 डिग्री यूज़ कर सकते हैं। कॉस और सेक, नॉट कॉस और कोसेक। कौन सी दो रेशियोज रिलेशन बताती हैं? कॉस थीटा और सेक थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो साइन कॉस टैन यूज़ करना ज़्यादा इजी रहता है। हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन साइन कॉस और टैन से सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए हम सेक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कॉस का यूज़ कर रहे हैं। कॉस 30 हमारे पास होता है √3/2। बेस हमें AP फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज 10 हमें गिवन है। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब आप 10 को इधर ट्रांसपोज कर दें, 10 ऊपर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। AP आ जाएगा आपके पास 5√3। दिस इज 5√3। D इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स बता रखी हैं, आपने बताना है इसमें से ट्रू कौन सी है। tan 45 cot 45 दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो ट्रू है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास sin 90 tan 45। sin 90 की वैल्यू भी 1 होती है और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ये भी ट्रू है। sin 30 एंड cos 30। sin 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा है, ये कौन सा स्टेटमेंट है? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज sin 45 एंड cos 45। sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज ऑल्सो 1/√2, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर a? यहाँ पे है मोर देन 1, 1, 0 और -1। सबसे पहले तो आप इसको चेंज करें, यू विल गेट tan स्क्वायर a माइनस सीकेंड स्क्वायर a। बेटा ये तो आपको उस टाइम सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे किस तरह से आप क्वेश्चन को आगे करें कि आपको ये क्वेश्चन इजी लगे, राइट। तो यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर a को मैं सीकेंड स्क्वायर a में बहुत आसानी से लिख सकती थी, और सीकेंड और tan में आइडेंटिटी होती है, सो दैट मैंने इसको साइन कॉस में चेंज ना करके सीकेंड स्क्वायर a लिख लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर a को। tan स्क्वायर a माइनस सीकेंड स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है? कुछ बच्चे जल्दी से टिक कर देंगे 1। अरे नहीं भाई, आप देखिए जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो होती है सीकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब आपने इसके साइन चेंज कर दिए हैं, यहाँ पे tan स्क्वायर a माइनस सीकेंड स्क्वायर a है, तो यहाँ पे 1 भी कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a माइनस सीकेंड स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू -1। सिमिलरली ये भी याद रखा करें, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है, और कॉट स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a की वैल्यू -1 होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में होते हैं। लाइन ऑफ साइट होती है जो ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट तक एक लाइन जाती है, और जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कब बनता है? जब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे है, और जो पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है वो किसी हायर ऑल्टीट्यूड पे है, किसी ज़्यादा ऊंचाई पे बैठा हुआ है, और वो ऊपर से नीचे देख रहा है। तो उस केस में हमारे पास कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब कोई पर्सन नीचे खड़ा है और वो नीचे से किसी टॉप के ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, राइट। तो यहाँ पे पर्सन उन्होंने लिखा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्वियसली पर्सन यहाँ से नीचे को देखेगा, राइट। और इन्होंने यहाँ पे दो एंगल मार्क करे हैं, y और z। इसमें से आपको बताना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा एंगल है। क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन इज z है या एंगल ऑफ डिप्रेशन y है? देखो भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एलिवेशन, याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है, राइट। तो z इज आर एंगल ऑफ डिप्रेशन। z और x इक्वल ज़रूर होते हैं, राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बट आप ये नहीं बोल सकते x इज आर एंगल ऑफ डिप्रेशन। आर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज z ओनली। होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन।
द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, आपको इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? बाउंड्री, बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है। तो पहले तो आप इसकी बाउंड्री में देखें क्या क्या प्लस हो रहा है। एक आपके पास ये वाली लेंथ प्लस हो रही है, ये प्लस हो रही है, और एक लेंथ ऑफ आर्क प्लस हो रही है। तो आप इस लेंथ ऑफ आर्क को इन्होंने एल लिया है, ये आर लिया है, ये आर लिया है, तो सबको प्लस कर दें, आर प्लस एल, तो ये आ जाएगा 2r प्लस एल। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, जो भी रीजन शेडेड है उसका पेरीमीटर है l प्लस 2r। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल। व्हाट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल? क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द सर्कल, सर्कल का चौथा हिस्सा जिसको हम बोलते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है। उन्होंने बोला क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल। ऊपर हमने किसको रखना है? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल को, और नीचे हमने किसको रखना है? टोटल एरिया ऑफ दैट सर्कल। क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 πr², मतलब सर्कल के पूरे एरिया का चौथा हिस्सा, राइट। तो इसको डिवाइड करना है अपने एरिया ऑफ द सेम सर्कल से। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 1/4, यू कैन से दिस इज 1/4 πr² डिवाइडेड बाय πr²। πr² से πr² कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 1:4 इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, ये तो न्यूमरेटर में ही है, न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज। दिस इज 1:4 इज द करेक्ट आंसर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया इज सेम? इसमें से कौन सा फिगर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है आपने इसमें टॉप और बॉटम का एरिया नहीं कंसिडर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिलेंडर है, राइट। मैं सिलेंडर में ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, आपने सिर्फ बीच वाले पार्ट का एरिया कंसिडर करना है कर्व्ड। ये टॉप और बॉटम का एरिया इसमें ऐड नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। अगर आप रूम की बात करते हैं तो रूम में आपने फ्लोर और टॉप का एरिया, छत का एरिया ऐड नहीं करना, सिर्फ जो 4 दीवारें हैं, 4 वॉल्स, उसका एरिया ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप इसमें से पहले तो बताएं ऐसी कौन सी फिगर है जिसका सरफेस ही एक है, जिसमें से सरफेस रिमूव ही नहीं किया जा सकता कोई भी। क्यूब के तो 6 फेसिस होते हैं, क्यूबॉइड के भी 6 फेसिस होते हैं। हेमिस्फीयर के हमारे पास 2 फेसिस होते हैं, राइट। दिस इज़ अ फ्लैट सरफेस सर्कल एंड दिस इज़ अ कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ पे भी आप इसके बॉटम को रिमूव कर सकते हैं, बट अगर आप स्फीयर की बात करते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही सरफेस होता है कर्व। आप इसमें से कोई टॉप कोई बॉटम नहीं, आप किसी को भी रिमूव नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड स्फीयर इज सच अ शेप हुज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज सेम। नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज व्हाट? मीडियन क्लास का क्लास मार्क आपको फाइंड आउट करना है। पहले तो आपको क्लास मार्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। व्हाट इज कॉल्ड क्लास मार्क? क्लास मार्क इज कॉल्ड अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क को हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। अब आपने पहले तो बताना मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास में फ़र्क होता है बेटा। मॉडल क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे 7 यहाँ पे मॉडल क्लास बन जाएगी। पर मीडियन क्लास में हमें क्या निकालना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसीज को क्या करना पड़ता है? इकट्ठा। दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, आगे आप 2 + 3 इज़ 5, 5 + 7 इज़ 12, 12 + 6 इज़ 18, 18 + 6 इज़ 24, 24 + 6 इज़ 30। अब 30 का हाफ करके देखें, n/2 निकाले पहले तो 30/2, दिस इज इक्वल टू 15। अब आपने लेना होता है CF जस्ट ग्रेटर दैन 15। 15 से जस्ट ग्रेटर आपका CF कौन सा है? और जो भी 15 से जस्ट ग्रेटर CF है उसकी जो करस्पॉन्डिंग क्लास है वो आपकी मीडियन क्लास है। यहाँ पे 15 से जस्ट ग्रेटर है 18, तो ये जो क्लास आपके पास बनेगी ये आपकी कौन सी क्लास बन जाएगी? मीडियन क्लास बन जाएगी, राइट। 55 to 70। अब 55 to 70 आपकी मीडियन क्लास है अगर, तो आपने इसका क्लास मार्क निकालना है। दिस इज़ 55
प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2. तो आंसर विल बी दिस इज 5. 125 डिवाइडेड बाय 2 you will get 2 6 are 12, 2 2s are 4, 1 left, 2 5s are 10. 62.5 is the correct answer. होप आपको समझ में आ गया होगा. बेसिक का पेपर भी इतना इजी नहीं होता कि आपको लगेगा कि बस आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे. आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, राइट? बस फ़र्क इतना होता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड का पेपर होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और क्रैमिंग बेस्ड कम होते हैं. बट जो बेसिक का पेपर होता है उसमें क्रैमिंग बेस्ड परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, नॉलेज बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थोड़ी सी कम रहती है. अदरवाइज पेपर दोनों ही अच्छे लेवल के होते हैं CBSE के. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन द टेस्ट मैचेस. द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. पहले तो आप मॉडल क्लास बताएं कौन सी होती है. द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज आवर मॉडल क्लास. अब उसकी आपने लोअर लिमिट लेनी है. अपर लिमिट इज़ 5000, लोअर लिमिट इज़ 4000, राइट? ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है. जैसे हमारे हैंड है, जो लेफ्ट साइड पे है L से लोअर, L से लेफ्ट, राइट? एंड दिस इज अपर लिमिट. 4000 इज इट्स लोअर लिमिट. नाउ द नेक्स्ट वन इज इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्योर इवेंट. श्योर इवेंट होता है जो 100% होता ही होता है, जिसके होने के 100% चांसेस होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, राइट? जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, 100% चांसेस है. दिस इज अ श्योर इवेंट, राइट? गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6. बिटवीन है यहाँ पे. अच्छा, आगे क्या है सारे पढ़ लेते हैं एक बार. गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 7 इन द रैंडम. चलिए करते हैं, इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देखते हैं किसका आंसर 1 आता है हमारे पास. गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6. बिटवीन 1 and 6 मतलब 1 और 6 इंक्लूडेड नहीं है. और एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे पास बनती हैं 6, राइट? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं. 1 से 6 के बीच के नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. बीच के मतलब 1 2 3 4 5 6, दीज आर आर टोटल आउटकम्स. 1 और 6 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है जब बिटवीन बोला हुआ है. तो 2 3 4 5, तो दिस इज 4/6. इसका आंसर तो 1 नहीं आएगा. गेटिंग ऑड नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा ऑड नंबर, दैट इज 1 2 3. इसका आंसर कितना आएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2. अगेन इवन नंबर 2 4 6, अगेन 3/6. आंसर इज 1/2. A natural number less than 7. Natural number less than 7 is 1 2 3 4 5 6 all. Answer is 6/6. Its probability is 1 and this is a sure event. Answer should be D. Now next two questions are assertion reasoning based questions, right? आपको ये 4 options होती हैं आपके पास. Both assertion A and reason are true and reason is correct explanation of assertion. इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. अगर आपका रीज़न assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ही आपने इसको ट्रू लिखना है. ये नहीं कि आप इसको किसी तरह से रिलेट कर पा रहे हैं. आप डायरेक्ट देखें कि क्या रीज़न को यूज़ करके हमारा assertion बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसको फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है, राइट? बोथ assertion एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दोनों ट्रू होते हैं बट रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है. द नेक्स्ट वन इज assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स A एंड B, 2 नेचुरल नंबर्स हैं A एंड B, HCF ऑफ A एंड B इज द फैक्टर ऑफ LCM ऑफ A एंड B. क्या जो HCF होता है वो LCM का हमेशा ही फैक्टर होता है? येस, इट्स वेरी ट्रू कि जो HCF होता है वो हमेशा ही LCM का क्या होता है? फैक्टर होता है. ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एंड दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. नाउ द नेक्स्ट वन इज HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड्स बोथ द नंबर्स. जो HCF होता है किसी भी 2 नेचुरल नंबर्स का, वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है. ये भी ट्रू है. दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. HCF हमारे पास जो 2 नंबर्स होते हैं दोनों को डिवाइड करता है और यहाँ पे उन्होंने बोला है जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है. ये भी बिल्कुल सही है. तो क्या जो रीज़न है वो assertion को फॉलो कर रहा है? अब इसमें से हम देखें तो हमारा assertion भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है. अब हमें ये फिगर आउट करना है कि क्या हमारा ऑप्शन A सही है कि B सही है. A का क्या मतलब होता है? बोथ assertion एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion.
और बी क्या है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। अब आपको क्या लगता है कि क्या जो इन्होंने रीज़न दिया हुआ है क्या वो assertion के लिए वैलिड है? क्या इसी रीज़न की वजह से जो HCF है वो LCM का फैक्टर बनता है? चेक करो। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स A and B, HCF ऑफ A and B इज़ द फैक्टर ऑफ LCM। हमारे पास फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? उन्होंने बोला HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड्स बोथ द नेचुरल नंबर्स। यस डेफिनेटली, अगर आपके पास LCM की बात करें तो वो होता है AB डिवाइडेड बाय HCF। HCF दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है और यहाँ से हमें LCM मिलता है। तो इसका मतलब है जो इसी रीज़न की वजह से कि जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है, इसी रीज़न की वजह से होता है क्योंकि HCF ऑफ एनी टू नंबर्स डिवाइड्स बोथ द नंबर्स, क्योंकि जो HCF होता है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, राइट? दोनों नंबर्स को डिवाइड करने की वजह से ही हम कहते हैं कि जो HCF होता है वो LCM का क्या होता है, फैक्टर होता है। अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लो मैंने दो नंबर्स ले लिए 12 और 10, राइट? अगर मैं आपको पूछूँ व्हाट इज़ देयर HCF, तो देयर HCF विल बी 2 एंड व्हाट इज़ देयर LCM? देयर LCM विल बी, दिस इज़ 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, दैट इज़ 5 2 ज़ा 10, 60, राइट? देयर LCM इज़ 60। अब आप फॉर्मूला लगाएं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10। HCF हमारे पास है 2 और LCM हमारे पास है 60। अगर यहाँ पे आप HCF को इधर भेज के डिवाइड करें, मतलब अगर आप HCF को यहाँ पे डिवाइड करें इन दोनों नंबर्स के साथ, 2 था ना HCF, मैंने इसको डिवाइड किया, 2 6 है तो 60 आ गया हमारे पास LCM। अगर क्या ये नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं करता तो ये आप 60 आता, आपके पास आंसर नहीं आता ना। इसका मतलब ये जो रीज़न है ये assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब ये इसी रीज़न की वजह से assertion ट्रू हुआ है, तो ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। तो A इज़ द करेक्ट आंसर, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इज 4। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? हैविंग सॉल्यूशन। तो उन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट इज 4। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट विद इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट का मतलब पता होना चाहिए। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? हैविंग सॉल्यूशन, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इन्फिनाइटली मैनी हो, राइट? अब आप उन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट इज 4। आप पहले यहाँ पे P की जगह पे 4 पुट करके देखें, यू विल गेट 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ रही है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की रेशियो निकालें। A1 अपॉन A2 का आंसर आ रहा है आपके पास 2/1, B1 अपॉन B2 का आंसर भी आ रहा है 2/1 और इधर आंसर आ रहा है आपके पास 4/1। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये वाला केस तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। दूसरा होता है कंसिस्टेंट के लिए इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे तो दोनों में से कोई भी नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो फर्स्ट assertion है वो क्या है? रॉन्ग है। सेकेंड उन्होंने बोला द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट विद इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ। उन्होंने बोला है कि अगर इन दो इक्वेशंस में सिस्टम कंसिस्टेंट इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के साथ कब होता है? जब हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता है। तो इन तीनों के इक्वल हो जाने से हमारा सिस्टम इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के अंडर कंसिस्टेंट हो जाता है। और यूनिक के लिए क्या केस होता है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। पर ये जो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है इसमें भी किसी भी केस में हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं बन रहा है, ना तो यूनिक के साथ बन रहा है ना ही इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के साथ बन रहा है। तो इसमें क्या आएगा? विच वन ऑप्शन इज करेक्ट?
डी ऑप्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू. होप इट इज़ क्लियर. चलिए नेक्स्ट करते हैं सेशन 2. सेकेंड सेक्शन करते हैं बी.